हे गाइस, वेलकम टू रजा क्लासेस। आज हम लोग सीटेट जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट के मैथमेटिक्स के पेडागोजी पे बात करेंगे। पिछले 3 क्लासों में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के मैथ्स पे बात कर लिया था और उसको सॉल्व किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के मैथमेटिक्स के पेडागोजी की बात करेंगे जो कि जुलाई 2019 का है। आइए अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस अ टीचर ऑफ क्लास 3 नीड्स टू फॉलो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टर्स। एक टीचर है, एक शिक्षक है, वो उसको क्या करना है 1/4 जो होता है चतुर्थांश, उसके बारे में बच्चों को सिखाना है। तो वो कौन से पैटर्न को फॉलो करे। नंबर ए, राइट सिंबल ऑफ क्वार्टर ऑन ब्लैक बोर्ड, प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल्स एंड डिवाइड्स इनटू क्वार्टर्स, सो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर्स। मतलब 3 इसमें दिया हुआ है कि क्या करे कि सबसे पहले सिंबल बच्चे को दिखा दे, या फिर उसको कॉन्क्रीट कुछ दिखाए, या फिर उसको सीधा पिक्चर दिखाए। तो सबसे पहली बात, जब भी आप बच्चे को कुछ भी न्यू चीज़ बताना जाएंगे तो उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहला इस्तेमाल कॉन्क्रीट मटेरियल करना है। टीएलएम जब भी आप बनाते हैं तो टीएलएम में इस बात का ख्याल रखते हैं कि सबसे पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन ही टीएलएम से कराएं। टीएलएम दिखाकर अगर बच्चे से बात करेंगे तो बच्चे क्या होगा, बहुत आसानी से उसको कोई भी कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाएगा वो। तो 1/4 अगर उसको सिखाना है, क्वार्टर सिखाना है, तो हम उसको एक कॉन्क्रीट लेवल का मॉडल बना कर ले जाएंगे और उसको दिखाएंगे कॉन्क्रीट लेवल में, तो उसको आसानी से समझ में आएगा। तो पहला तो फिक्स हो गया कि बी हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे बताइए, सिंबल दिखाएंगे या पिक्चर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चे को पिक्चर दिखाएंगे 1/4 का पिक्चर कैसा होता है। अगर मेरे पास अवेलेबल है तो हम उसको पहले पिक्चर दिखाएंगे। सिंबल जो है वो सबसे लास्ट में बात करेंगे क्योंकि वो मैथमेटिकल टर्म होता है। बच्चे को पहले डेली एक्सपीरियंस पे रखेंगे, एक्सपीरियंस के बाद उसको मैथमेटिक्स में लेकर आएंगे कि मैथमेटिक्स में उस नंबर का या उस फ्रैक्शन का कुछ भी एनीथिंग हो, उसका सिंबल क्या होता है। तो क्वार्टर का सबसे आसान सा कौन सा हुआ कि 1 2 3, इसका मतलब बी सी ए। देखिए बी सी ए ऑप्शन किस में है, तो वो 3 में है। तो ऑप्शन करेक्ट इसका कौन सा हो जाएगा, 3 जो होगा वो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट क्योंकि बी सी ए इसमें दिया हुआ है। ओके, चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 41 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक क्लास 3 स्टूडेंट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 इंटू 25 एज फॉलोज। मतलब 16 गुना 25 उसको दिया गया है, तो वो किस तरीके से गुना किया है। तो आप देख सकते हैं कि वो गुना गया है क्या कि 8 इंटू 2 5 इंटू 5 लिख दिया है और फिर 8 इंटू 5 किया। मतलब उसको आसान बनाने के लिए वो क्या किया है, 8 2 16 नहीं किया है, 8 और 5 को एक जगह कर दिया है और 2 5 को एक जगह कर दिया है। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन हैज़ द स्टूडेंट यूज इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ बच्चे ने किया है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण सिद्धांत। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य सिद्धांत। तीसरा है रिपीटेड एडिशन, पुनरावृत योग। और उसके बाद प्रतिलोम गुणन सिद्धांत या इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो आप देखिए 3 लॉ हम लोग तो जानते हैं, एक होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, एक होता है एसोसिएटिव, एक डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पर एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव 2 दिया हुआ है, हम दोनों को देख लेते हैं। एसोसिएटिव क्या होता है कि ये प्लस और इंटू पे काम करता है, और किस बेस पे काम करता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी रहे तो वो ऑलवेज इक्वल होगा ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर बाहर में सी हो जाए तो। ठीक है, बाहर में सी हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ कि आपस में पार्टनर को अरेंज कर सकते हैं आप। अगर 2 नंबर है या 3 नंबर है तो उसके पार्टनर को आपस में अरेंज कर सकते हैं। जैसे ए का पार्टनर बी का पार्टनर पहले बी सी था, तो हम उसको कनेक्ट करके ए के साथ पार्टनर कर दिए तो उसके रिजल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ऐसे इसमें भी एसोसिएटिव में ऐसे इसमें भी होता है कि ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर इंटू सी हो तो वो इक्वल होगा किसके, तो ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी इंटू सी रहे। ठीक है, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करता है, ये डिवीजन माइनस और डिवीजन में काम नहीं करेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसका आंसर तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या हो गया है कि इसका आंसर एसोसिएटिव लॉ हो गया है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है मतलब वितरण का सिद्धांत होता है कि अगर कोई भी नंबर बाहर है तो अंदर में माइनस है या प्लस है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसको सॉल्यूशन करके अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए या फिर पहले भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आंसर रिमेन बी सेम। इसका मतलब अगर b प्लस सी माइनस डी पहले कर लिया जाए और फिर 2 से मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर उतना ही आएगा जब a को b से मल्टीप्लाई किया जाए, a को c से मल्टीप्लाई किया जाए और a को d से मल्टीप्लाई किया जाए। एज एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 है, अंदर में 6 + 4
-2 है, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, 6 + 4 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, -2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 × 2 कितना हो गया, 16 आया। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले कर लेंगे इसको 6 4 10 -2 8 8 2 जा 16। चलिए अब पहले क्या कर लेते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 6 जा 12, फिर प्लस आ गया, 2 4 जा 8, फिर माइनस आ गया, 2 2 जा 4। इसको आप कीजिएगा 12 और 8 20 हो गया, उसमें से माइनस किए 16, मतलब आंसर रिमेन भी सेम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही होता है कि अंदर में प्लस है या माइनस है इसका मतलब नहीं, लेकिन अगर पूरे सॉल्व करके आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए या पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर रिमेन भी आंसर ऑलवेज बी सेम। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, वितरण का सिद्धांत हो गया और साहचर्य का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि आपस में पार्टनर को चेंज किया गया है, सिर्फ एक्सचेंज किया गया है, तो वो एसोसिएटिव लॉ होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि हाउ विल यू कैटर टू नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव मेथड स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल में है, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। समावेशी शिक्षा में इस बात का ख्याल रखना है कि सारे बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाया जाए, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाए। तो अब क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि मेक देम सिट विथ हाई अचीवर्स। क्या ज़रूरी है कि उसको हाई अचीवर्स के साथ ही बैठाएं? हो सकता है वो उसकी बात को नहीं समझ सके। यूज़ अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्स। देखिए क्या करे कि टीचर एक अच्छा सा मेथड यूज़ करे या रिसोर्स यूज़ करे जिससे उसी क्लासरूम में उस बच्चे को जो विजुअली हैंडीकैप है या मतलब देखने में परेशानी है, दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उसको पढ़ाया जा सके। ये एक हद तक सही आंसर है। सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर। क्या उसको अलग से भेज दिया जाए किसी अलग एजुकेशन के लिए? तो नहीं, ये भी गलत हो गया। नेगेटिव कभी नहीं करना इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमेशा साथ रखने की बात करनी है। प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस। उनको क्या किया जाए कि एक्स्ट्रा दिया जाए, तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो उनको उसी के साथ एक ऐसा मेथड इस्तेमाल करना है ताकि वो क्या हो कि अच्छा सा उन्हीं बच्चों के साथ, मतलब सारे बच्चों के साथ पढ़ सके। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 42 का 2 हो जाएगा। क्लियर? ये पेडागोजी जो बना रही है सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में लागू, इसको आप साइंस में भी देखिएगा, ईवीएस में देखिएगा। तो पेडागोजी इसी तरीके से कि इंक्लूसिव की कभी बात आएगी तो सारे बच्चों को एक साथ रखने का हम कोशिश करेंगे और उसी आंसर को अप्रोप्रिएट और बेहतर मानेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। तो इसका मतलब देखिए, एक है ट्रांसपोजिशन मतलब पक्षांतरण, ठीक है। उसके बाद है मानद सदर्शन, उसका होता है विजुअलाइजेशन, मेमोराइजेशन, स्टिमुलाइजेशन। देखिए एक वर्ड है मेमोराइजेशन, मैथ में कभी भी इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। मेमोराइज नहीं करना है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। मेमोराइजेशन जो भी वर्ड आएगा वो नेगेटिव वर्ड होता है और वही हमेशा नॉट के लिए आंसर होता है। अगर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, तो वो क्या हो जाएगा कि मेमोराइजेशन हो जाएगा। मेमोराइजेशन एक प्रोसेस नहीं है मैथमेटिक्स के लिए। कंठस्थ करना, याद करना कहीं पर भी नहीं है कि आपको रट लेना है हर चीज़। चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट। जब अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में आप जाइएगा तो क्या होता है कि अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में वर्गीकरण की भी बात की गई है, मतलब एक चीज़ को वर्गीकृत अलग अलग जगह पे क्लासिफाइड कर सकते हैं आप। क्लास इंक्लूजन की भी बात है, समावेश मिलाने की भी बात की गई है, कंजर्वेशन संरक्षण मतलब बचाने की बात की गई है। मापन के डिस्कशन अर्ली नंबर में नहीं है। अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में मापन का कहीं पर डिस्कशन नहीं है, मेजरमेंट का डिस्कशन नहीं है, तो इसलिए दिस वन इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में जो कभी कभी पूछता है इनमें से कौन है जो अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में है, तो क्लासिफिकेशन, क्लास इंक्लूजन और कंजर्वेशन, ये तीनों जो है इसमें है, अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में है। मेजरमेंट अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल एंड नंबर। नंबर और न्यूमरल में क्या चीज़ बेहतर है। न्यूमरल आप समझ जाइए कि 3 चीज़ होता है। एक समझिए, एक होता है डिजिट, एक होता है डिजिट, एक होता है न्यूमरल जिसको संख्यांक बोलते हैं हिंदी में, न्यूमरल को, डिजिट को क्या बोलते हैं, और क्या है नंबर, ठीक है, NUMBER नंबर, ठीक है। तो ये क्या डिजिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई 100 एक नंबर को, न्यूमरल को लिखा है 100, बोला आपने 100, तो 100 का मतलब क्या हुआ कि ये 1 जो है, ये 0 जो है, ये 0 जो है, दीज आर द डिजिट, मतलब 1 0
0, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 9 तक जो है वो डिजिट है, उसके बाद नंबर हो जाता है 2 डिजिट नंबर। हम लोग बोलते हैं ना 10 को 2 डिजिट नंबर। तो ये जो किसी नंबर के अंदर जो कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिजिट है, ठीक है, वही दैट इज डिजिट, ठीक है, क्लियर। छोटा छोटा जो होता है। और न्यूमरल क्या होता है, ये 100 को न्यूमरल, हम लोग नंबर अक्सर बोल देते हैं कि 100 नंबर नहीं, 100 जब रिटन व्यू में है तो वो न्यूमरल है। नंबर कौन होता है, नंबर इज जस्ट एन आइडिया, ये एक आइडिया है। आइडिया मतलब हमारे माइंड में एक सोच है, संकल्पना जिसको कह सकते हैं कि हमारे माइंड का एक सोच है, वो जो दिखता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि 10 लोग, अगर 10 लोग कहा मैंने, तो ये 10 क्या हो गया, जब हम कॉपी में लिख रहे हैं तो ये नंबर हो गया, और ये 1 क्या हो गया, डिजिट हो गया, 0 भी डिजिट हो गया। लेकिन 10 लोग को जब इंग्लिश करके देख रहे हैं, मतलब लोगों को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर, वो एक आइडिया है जो हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है कि ए न्यूमरल इज सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर। वेरी गुड, न्यूमरल क्या है, एक सिंबल है जिसके द्वारा हम किसी नंबर को प्रेजेंट करते हैं। जैसे 10 लोग तो 10 लिख के प्रेजेंट किए, ठीक है, 15 लोग तो 15 लिख के प्रेजेंट किए, 2 कुत्ते तो 2 लिख कर प्रेजेंट किए, क्लियर। सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट नंबर न्यूमरल। वेरी गुड है, एक ही नंबर को हम कितने तरीके से भी लिख सकते हैं नंबर के फेज में। रोमन नंबर में लिख सकते हैं, उसको ग्रीक नंबर में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, हिंदी नंबर में, हिंदी में न्यूमरल लिख सकते हैं, रोमन न्यूमरल होता है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि आपको 10 लिखना है तो आप न्यूमरल में ऐसे लिखे हैं, रोमन न्यूमरल में ऐसे लिखे हैं, उर्दू में अलग होता है, ग्रीक में आप देखिएगा तो अलग अलग तरीके का होता है। इसका मतलब ये भी सही है। तो अब ऐसा कौन ऑप्शन है जो दोनों में सही दिखा रहा है, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ये 4 में हमको दिख रहा है। इसका मतलब 45 का आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, 4 नंबर हो गया, कि दोनों सही है। ये तीनों का डेफिनेशन याद रखिएगा, डिजिट, नंबर और न्यूमरल, क्लियर। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 46 नंबर में आता है, रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। देयर आर 15 ऑरेंजेस इन वन बास्केट एंड 17 ऑरेंजेस इन अनदर बास्केट, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर ऑल टुगेदर। मतलब दोनों, एक टोकरी में 15 संतरे, एक में 17 संतरे, टोटल मिलाकर कितने संतरे। उसका एक क्वेश्चन दिया, द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन विच इज फॉर 9,950 इज इंक्रीज बाई 370 आफ्टर बजट। व्हाट इज द न्यू प्राइस, मतलब बोले एक मोबाइल का प्राइस है वो क्या किया गया है कि 375 रुपये बढ़ के एक नया प्राइस बन गया है, तो नई कीमत क्या होगी। तो नई कीमत क्या होगी, देखिए ये पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए रिप्रेजेंट आर्गुमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, वेयर एज डी रिप्रेजेंट एग्रीगेशन। देखिए 2 वर्ड को आपको समझना है यहाँ पर, आर्गुमेंटेशन और एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन, ठीक है। एक होता है संवर्धन और एक होता है समुच्चयन। देखिए समुच्चयन क्या होता है, एक जगह मिलाना, मतलब अगर 2 दिया हुआ, यहाँ 2 दिया हुआ, यहाँ 3 दिया हुआ, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो एडिशन यहाँ हो रहा है, मतलब क्या है कि 2 अलग अलग चीज़ दिया हुआ है, उसी को ऐड करना है, 2 अलग अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैंगो यहाँ दिया हुआ है, ऑरेंज यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड जो करेंगे वो होगा क्या, एग्रीगेशन, ठीक है। और एगमेंटेशन क्या होता है कि अगर एक ही चीज़ में इंक्रीज करके ऐड करने बोल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि पहले 10 रुपये दाम था, अभी उसमें क्या हो गया कि 5 रुपये बढ़ गया है, तो अभी न्यू प्राइस क्या है, 15 है। ऐड तो इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उसी चीज़ के प्राइस में इंक्रीज कर रहा है। उसी चीज़ के प्राइस में जब इंक्रीज करेगा तो वो कहलाएगा क्या, संवर्धन, ठीक है। और अगर 2 अलग अलग चीज़ का प्राइस को जोड़कर हम नया निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा समुच्चयन, क्लियर। तो इसका बी ऑप्शन में देखिएगा कि ए रिप्रेजेंट एग्रीगेशन, वेरी गुड है। ए जो है 2 को जोड़कर बना रहा है तो एग्रीगेशन हो गया, ठीक है। और एक ही चीज़ में इंक्रीज कर रहा है तो वो एग्रीमेंटेशन हो गया बी। इसका मतलब 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 47 का क्या हो जाएगा, 47 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 46 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 47 नंबर हम लोग देख लेते हैं अब कि ए टीचर गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, arrange 25 tiles in all possible rectangular area arrays. Which one of the following mathematical concept can be addressed through the task? एक अध्यापक ने क्या कहा कि 25 टाइल को संभव आयताकार व्ययों में व्यवस्थित कीजिए। मतलब क्या करें कि 25 टाइल्स उसको दिया गया है, उसको बोला गया कि एक आयत बनाइए। नीचे में याद रखिए जब भी टाइल्स को बिछाया जाता है तो उसमें एक चीज़ निकाला जाता है, वो एरिया। दूसरा पेरीमीटर का भी किसी हद तक काम रहता है, ताकि कटिंग के समय कि इसका साइड्स कितना है उस हिसाब से हम इसका एरिया निकालते हैं। तो पेरीमीटर भी चाहिए एरिया, लेकिन वॉल्यूम का कहीं यूज़ नहीं है कि जब भी टाइल्स लगाना होगा या उसको रेक्टेंगल की बात करेंगे, आयत की बात करेंगे, तो उसमें वॉल्यूम की हम कहीं पर भी बात नहीं करते, वॉल्यूम का कोई यूज़ ही नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा में देखिए ठीक है, ये थोड़ा हद तक सही है। तीसरा में देखिए फिर वॉल्यूम की बात हुई, एरिया में फिर वॉल्यूम की बात हुई, तो वॉल्यूम का ज़रूरत ही नहीं है टाइल्स को रखें।
टाइल्स को ज़मीन में बनाने के लिए, क्योंकि टाइल्स के आयतकार बोल रहा है और रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशनल होता है, तो 2 डायमेंशनल में कहीं पर भी इसका काम वॉल्यूम का काम नहीं है। तो वॉल्यूम वाला जिसमें जिसमें उसको कटिंग कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर इज एरिया, फैक्टर्स एंड पेरीमीटर। क्लियर। 47 नंबर। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं 48 नंबर। 48 नंबर में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इन मेजरमेंट एज प्रपोज बाय पियाजे। पियाजे ने जो ये दिया है, प्रपोज किया अपना ये बात रखा है, उसमें क्या बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचाने। कौन सा है? तो पियाजे ने एक बात कहा था कि किसी भी चीज़ का सबसे पहले जो हम समझ पाते हैं वो है उसका वेट। क्या समझ पाते हैं? उसका वेट समझ पाते हैं। ठीक है, WEIGHT वेट। ठीक है, WEIGHT वेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भार। ठीक है, वेट को समझ पाते हैं कि वो वेट कितना है, उसके बाद ही उसके वॉल्यूम को हम निकाल पाएंगे, उसके एरिया को हम निकाल पाएंगे, उसके किसी भी लेंथ ब्रेथ जो भी निकालना है, पेरीमीटर जो भी निकालना है। तो सबसे पहले हम उसका क्या निकालते हैं? भार निकाल पाते हैं, वेट। तो हम आ जाते पढ़ते हैं ऑप्शन में, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। वेरी गुड, ये एकदम करेक्ट आंसर लग रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रास्प बिफोर बिल्कुल नहीं होगा, पहले मास के पहले आ ही नहीं सकता, पहले मास वेट देन आएगा कौन? वॉल्यूम आएगा। कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। अब ये कभी नहीं हो सकता है कि नंबर में आए। देखिए नंबर में क्यों नहीं आ सकता है, इसको आप देखिएगा कि पहले नंबर ही आया है तभी हम बता सकते हैं कि इसका 2 kg, जैसे हम बोले इसका 2 kg भार है, तो सबसे पहले कौन आएगा? वे नंबर आया, नंबर ही के बाद कौन आया? कि भार आया, वेट आया। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रास्प बिफोर द कंजर्वेशन ऑफ नंबर। ऑब्वियसली नहीं हो सकता है कि लेंथ भी कब होगा, जैसे हम बोलेंगे 2 मीटर लेंथ, तो 2 मीटर लेंथ बोले तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? न्यूमेरिकल कुछ मेरे पास आना चाहिए, नंबर जो आना चाहिए, न्यूमेरल जिसको बोलते हैं, जो प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए वो आना चाहिए, तभी हम उसको किसी भी चीज़ में दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आप नंबर लिखिए, फिर लेंथ या पेरीमीटर जो भी लिखिए और वेट लिखिए, लेस देन वॉल्यूम या एरिया कुछ भी निकाल पाएंगे हम, तभी निकाल पाएंगे। तो 1 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है कि कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। चलिए 49 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वो है, मतलब वॉन हेले लेवल्स रिफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ। नंबर कौन से? प्लेस वैल्यू, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। ये तो याद करने वाली है या समझने वाली है कि वॉन हेले ने किस पर बात की है। वॉन हेले ने ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पर बात की है। वॉन हेले का बहुत बड़ा योगदान है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, उन्होंने ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे बहुत बात की है। क्लियर। 49 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इसमें से कौन है? देखिए आइए, ट्रायल एरर, ड्राइंग, मेमोराइजेशन। एक वर्ड आ गया मेमोराइजेशन। कभी भी मैथ्स में मेमोराइजेशन क्या, साइंस में मेमोराइजेशन पे कॉन्सेप्ट पे बात नहीं किया थी, कहीं पर भी मेमोराइजेशन वर्ड आए वो नेगेटिव वर्ड है, उसको आप हटा दीजिएगा। ड्राइंग, वर्किंग बैक, रोट, लर्निंग। रोट फिर आया, ये भी नेगेटिव वर्ड है। मेमोराइजेशन और रोट दोनों, रोट नहीं, याद कुछ नहीं करना है। रीजनिंग, यूजिंग वेरिएबल, लुक फॉर पैटर्न। वेरी गुड, रीजनिंग भी सही है, यूजिंग वेरिएबल भी सही है, लुक फॉर पैटर्न। फिर एक चौथा में देखिएगा मेमोराइजेशन आया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 53। एक ही है जिसमें मेमोराइजेशन की बात नहीं की गई है, इसमें पैटर्न की बात, रीजनिंग की बात और वेरिएबल की बात की गई। क्लियर। चलिए 51 नंबर हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ट सुइटेबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर से 0.3 इंटू 0.2। मतलब 0.2 और 0.3 को मल्टीप्लाई करके 0.06 आ रहा है। ये कौन सा मेथड है जो सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें प्रयोग किया जाएगा? डाइंस ब्लॉक्स को ले सकते हैं, टेलर का गिनतारा जिसको टेलर्स एबिकस बोलते हैं, संख्या चार्ट या ग्राफ पेपर। याद रखिए डेसिमल जब भी बच्चे को समझाया जाता है तो सबसे पहले स्टार्टेड ग्राफ पेपर से किया जाता है। बच्चे को ग्राफ पेपर से सिखाते हैं क्योंकि ग्राफ पेपर में जो होता है वो देखिए ब्लॉक्स ऐसे 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 करके टोटल 10 ब्लॉक्स होते हैं, इसमें नहीं दिख रहा और ऐसे करके भी फिर 10 ब्लॉक्स होते हैं। तो ये 1 और 2 के बीच में जो 9 ब्लॉक्स हैं वही बच्चे को पॉइंट की बात को, डेसिमल की बात को क्लियर करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो प्लेस है दैट इज द डेसिमल। मतलब डेसिमल 1.2 कैसे लिख दिए हम, तो यहाँ भी 2 है, 1 से 2 तक जाने के लिए 1.2 लिख दिए। तो बच्चे को 1.2 या 1.3 कैसे पता चलेगा
वो ग्राफ पेपर को हम दिखाएंगे तभी होगा। और ग्राफ पेपर से ही बच्चे को मॉडल बनाकर सिखाया जाता है कि डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कैसे होता है। क्लियर। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ग्राफ पेपर। मतलब डेसिमल सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो क्या है, ग्राफ पेपर है। टीचिंग मेथड में कौन सा यूज़ करना है, ग्राफ पेपर यूज़ करना है। 52 नंबर क्वेश्चन में है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शूट। मतलब एनसीएफ 2005 की जो राष्ट्रीय परिचर्चा थी एनसीएफ 2005, उसके अनुसार विद्यालयों में, मतलब प्राथमिक विद्यालयों में गणित का कैसा होना चाहिए, उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए। चलिए, पहला ऑप्शन है इसका कि रिलेट टू चिल्ड्रन एवरीडे एक्सपीरियंस। वेरी गुड। चिल्ड्रन को उसके डेली लाइफ को दिखाना है। फोकस ऑन प्रोसीडरल नॉलेज, ठीक है। प्रोवाइड राइगर, द गणितीय संकल्पना को कठोरता देने वाला, ऑब्वियसली नहीं होगा। 4 नंबर, प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स प्राइमरी में लेके ही नहीं आना है। एडवांस मैथमेटिक्स ये प्राइमरी से अपर में जब आएगा ना, अपर प्राइमरी में तब बात करेंगे। तो एवरीडे लाइफ, याद रखें एनसीएफ 2005 ने सबसे इंपॉर्टेंट बात मैथमेटिक्स के लिए और साइंस के लिए ऐसा ही कहा है कि वो एवरीडे लाइफ में उसको दिखे, बच्चे को ऐसा मैथ्स दिखाना है जो बच्चे जाकर मार्केट में अपने बाजार में जाए तो वो अपने देखे। जैसे कि मान लेते उसको दिखाएं कि 2 + 2 उसके उंगली में सिखा दिए, उसको 4 होता है। तो अगर उसको बच्चे को हम सिखा दिए 2 + 2 4 होता है, तो बच्चे अपनी उंगली में भी गिन सकता है। प्राइमरी स्कूल में बहुत काम आएगा। बच्चे को अगर फ्रैक्शन हम दिखा दिए हैं कि 1/2 + 1/2 1 होता है, इसका मतलब वो क्या देखेगा कि अगर उसको घर में सेब मिला है और हाफ कर दिया गया है, तो हाफ उसके भाई को दिया गया है, हाफ उसको दिया गया है, दोनों जोड़कर 1 होगा। तो बच्चे को उसके डेली लाइफ से दिखाने की हम कोशिश करेंगे। डेली लाइफ से जब हम उसको दिखाएंगे तो बच्चे को क्लियर समझ में आएगी बात। तो एनसीएफ ने इसी बात पे कहा है कि बच्चे को कभी भी कोई भी चीज़ उसके डेली लाइफ से ही बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी। गणितीय अध्यापन के प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे टीचिंग लर्निंग इस्तेमाल करना। ये तो है कि कर सकते हैं आप, बिल्कुल 3-4 टीचिंग लर्निंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा रहेगा कि आप स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट द टाइम रूल्स, क्या बच्चे के लिए टाइम रूल्स बनाना चाहिए, नहीं, टाइम बॉन्डिंग नहीं करना है स्टार्टिंग के लिए। फोकसिंग पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स, वेरी गुड, इसको भी देखना है, इसको ये भी सही लग रहा है। मेकिंग कनेक्शन विथ एवरीडे एक्सपीरियंस, ये तो बिल्कुल ही करना है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब एक ही है जो नॉट के लिए आया है, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कि बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाएंगे, स्ट्रिक्ट रूल्स या टाइम रूल्स नहीं बनाएंगे कि बच्चे को 1 मिनट के अंदर ही आंसर देना है। तो बच्चे में ऐसा नहीं मामला करेंगे, उसको टाइम देंगे, उसको आराम से सोचने देंगे और उसको कहेंगे कि आप अपना काम कीजिए। 54 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एसेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट लर्निंग इन मैथमेटिक्स। कौन सा इसमें से जो है वो नहीं है। तो नहीं वाले वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहला है डिजाइनिंग टास्क टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेमोराइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ऐसे कार्यों को बच्चे को दिखाएं जिससे उसको पता चले कि रटने में और कॉन्सेप्ट को समझने में क्या डिफरेंस होता है। ये बच्चा अगर समझ जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो ये एक सही है। एनालाइजिंग चिल्ड्रंस एरर्स टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग, वेरी गुड, ये भी सही है कि बच्चे का क्या करना है कि उसके अंडरस्टैंड को समझना है, उसके क्या है कि तर्क का विशेषता को उसको बताना है। क्लियर, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको देखना है, बात समझना है। डिजाइनिंग टास्क विच इलेक्ट मोर देन 1 लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। 1 लेवल ऑफ रिस्पॉन्स मतलब क्या है कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें से एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। वेरी गुड, ताकि बच्चे क्या करे, हर तरफ से आंसर दे, हर तरफ से बच्चे ट्राई करें कि कौन सा आंसर सही है। यूजिंग प्राइमरी ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव, सिर्फ ग्रुप बनाकर ही किया जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये ग्रुप वाला क्या होगा कि गलत आंसर हो जाएगा, यही नॉट है, नेगेटिव है। ऐसा नहीं है, इंक्लूसिव में सबको एकदम चांस देंगे और सबको एक इंडिविजुअल बात करेंगे, हम ग्रुप की बात नहीं करेंगे। ये ग्रुप मिलकर एक आंसर दो, हो सकता है उसमें से कोई ज़्यादा इफेक्टिव बच्चा है तो सिर्फ वही आंसर दे, या ये ज़्यादा बच्चा है तो वो आंसर दे। तो इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मतलब इंडिविजुअल भी सबसे पूछेंगे और इंडिविजुअल सबका आंसर को लेंगे। क्लियर। इसके बाद से मैथ्स स्टार्ट हो गया। तो यहाँ हम लोगों का पेडागोजी जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से सेट पी का जो हम लोग बनाए थे जुलाई 2019 के मैथमेटिक्स पोर्शन का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसमें आप अपने लाए कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं कि आपको कोई और चीज़ पढ़ना है, जैसे कोई टॉपिक में दिक्कत हो रहा है कि फ्रैक्शन बताना है, या फिर हो सकता है डेसिमल में दिक्कत हो रहा हो, फ्रैक्शन टू वैल्यू में दिक्कत हो रहा हो, या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स है जो आपको पाई चार्ट में दिक्कत हो रहा है, तो आप वो हमको कमेंट्स में लिखिए, हम उसको बताएंगे, हम उसको पढ़ाएंगे और कोई नया तरीका हम उसको उसके लिए
देखेंगे कि उसको कैसे बेहतर पढ़ाया जा सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।